नमस्कार। हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आदिकालीन हिंदी साहित्य के तौर पर आज हम जो प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट 2 लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। हम देखेंगे कि आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत किन किन विद्वानों ने किन किन रचनाओं को रचा और जो आदिकाल का जो प्रारंभिक काल रहा है उसको किन किन नामों से संबोधित किया। हिंदी साहित्य के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनबीएस हो, टेट हो, सेट हो, नेट हो, जितने भी तरह के हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना, ये बदलने वाला नहीं है। तो प्रश्नोत्तरी समान रहती है, सिलेबस समान रहता है और मेन बात जो कंटेंट है वो भी एक ही तरह का होता है। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हों, आपको हिंदी साहित्य एक ही तरह का मिलेगा, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है कि यूपी में अलग सा होगा, एचपी में अलग सा होगा। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया? ऑप्शन ABCD के तौर पर है हमारे पास। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो हम सब जानते हैं कि जो आदिकाल है, प्रारंभिक काल जिसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का, उसे जो है वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है आदिकाल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है, और रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। किसे? आदिकाल को, है ना, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है उसे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग या काल किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है, हम सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब प्रश्न को थोड़ा सा चेंज देखिए आप। पहले तो देखा हमने कि वीर गाथा काल किसने नाम दिया, ठीक है, तो वीर गाथा काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन यहाँ पे पूछा है वीर काल किसने कहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भगीरथ मिश्र। हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने आदिकाल को वीर काल का नाम दिया है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नामकरण सजेस्ट किया है। प्रश्न नंबर 45 है हमारे पास कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अब मेन बारी आती है कि जैसे प्रारंभिक काल को हम ऑलमोस्ट आदिकाल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन यह आदिकाल किसने सजेस्ट किया था, है ना, सर्वमत से आदिकाल नाम से ही हम जानते हैं। तो किसका दिया हुआ आदिकाल नाम है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, यानी कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से संबोधित किया है, जो कि सर्वमान्य भी है। प्रश्न नंबर 46, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने? नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? नहीं। तो बचे हमारे पास मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? क्या बौद्ध धर्म लौकिक संस्कृत में लिखा गया? नहीं। वैदिक संस्कृत में लिखा गया? नहीं। प्राकृत में लिखा गया? नहीं। तो हमने देखा है कि बौद्ध जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में रचित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? पाली भाषा, ठीक है।
अगर इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या करना चाहें तो पाली जो है ना, पाली भाषा प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। ठीक है, इसको पाली प्राकृत कहा जाता है। पाली प्राकृत भाषा में ही जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। प्रश्न नंबर 48 है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास या फिर बसंत बिलास? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतेश्वर बाहुबली रास। यह रचना जो है प्रमुख जैन कवि, ठीक है, शालिभद्र सूरी की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास। जबकि अगर चंदनबाला रास की बात करें तो यह कवि आसगू की रचना है ना, जो भी जैन कवि हैं। और नेमिनाथ रास जो है यह भी सुमति गणी की रचना है, जैन कवि सुमति गणी जो है। और बसंत बिलास की इसकी रचना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ऑप्शन ए जय मयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल या फिर ढोला मारूरा दूहा। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य के अंतर्गत जो रचना आती है वो है ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, यह कुशल लाभ की रचना है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, राउल बेल की, तो यह रचना किसकी है? राउल बेल कवि रोड़ा की रचना है 10वीं शताब्दी की। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो एक व्याकरणिक ग्रंथ है, ये दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करें तो यह कवि मधुकर की रचना है। लेकिन 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा के अंतर्गत जो काव्य आता है वो है ढोला मारूरा दूहा, यानी कि किसकी रचना? कुशल लाभ की रचना। तो प्रश्न नंबर 50 है हमारे सामने, शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गणी रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका? शालिभद्र सूरी की रचना, तो सब जानते हैं शालिभद्र सूरी की रचना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसे कि क्या माना गया है? अपभ्रंश प्रभावित, ठीक है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी का रास परंपरा का प्रथम बड़ा ग्रंथ माना गया है इस रचना को। शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास को अपभ्रंश प्रभावित रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इसमें क्या है, रास काव्य की जितनी भी प्रवृत्तियां रहती है उन सब का इसमें बाहुल्य पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 देखिए, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, कवि आसगू, नरपति नाला या फिर दलपति विजय? तो पंच पांडव चरित रास जो है शालिभद्र सूरी की ही रचना है। एक और रचना हमने अभी देखी शालिभद्र सूरी की, कौन देखी? भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको कि रास परंपरा का बड़ा ग्रंथ माना जाता है। उसी तरह से पंच पांडव रास है ना, पंच पांडव चरित रास भी शालिभद्र सूरी की ही रचना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी जो कि प्रमुख जैन कवि हैं, उच्च कोटि की जैन कवि की श्रेणी में आते हैं ये, तो यह भी इन्हीं के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 52 है हमारे सामने, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या फिर सरहप्पा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख, ठीक है, उल्लेख की बात की गई है यहाँ पे कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो महाभाष्यकार रहे हैं, इन्होंने ही सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया था। प्रश्न है हमारे सामने, अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? क्या अवहट ग्रामीण अपभ्रंश कहलाती है? क्या परिनिष्ठित अपभ्रंश अवहट कहलाती है? या फिर ग्रामीण प्राकृत या फिर परिनिष्ठित प्राकृत? अवहट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुरानी हिंदी थी और अपभ्रंश भाषा थी, उसके बीच में कड़ी के तौर पर जो जिसने काम किया, जिस भाषा ने, वह अवहट भाषा कहलाई। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर हम कवियों की बात करें तो अब्दुल रहमान, आपने सुना होगा, संदेश रासक जिन्होंने लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिन्होंने लिखा है, जैसे कि दामोदर पंडित हैं। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जिनकी रचना रही है वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता, तो ये सब जो रचनाएं हैं या रचनाकार हैं, ये अवहट भाषा
में इन्होंने क्या की है, रचनाएं की हैं। ठीक है, जो रचनाओं के नाम मैंने बोले जैसे कि संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, ये सारी अबहट भाषा में रचित हैं। और अबहट का जो कालखंड रहा था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अबहट भाषा को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच कड़ी के तौर पर कार्य किया था। ठीक है, अब जैसे कि इस प्रश्न के तौर पर इसका एग्जाम्पल देखिए अबहट भाषा का, कि अबहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अबहट भाषा में अगर शिक्षा लिखा जाता था तो कैसे लिखा जाता था? तो सही ऑप्शन होगा इसको सी। शिक्षा को जो है इस तरह से लिखा जाता था अबहट भाषा में, है ना। बाकी ये गलत है। प्रश्न नंबर 55 देखिए कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? क्या कबीर हैं, सूरदास हैं, सरहापाद हैं या फिर विद्यापति? मतलब ज्यादातर जो हिंदी के साहित्य इतिहासकार रहे हैं उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सरहापाद को जो है ज्यादातर इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहापाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन ज्यादातर सर्वमान्य मत अनुसार या ज्यादातर जो है पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहापाद को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा, कणहप्पा, गुंडरिपा या फिर शेरपा? तो सिद्धों का प्रथम कवि भी सरहप्पा को ही माना जाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि आपने सुना है, हम सब ने सुना है कि सिद्ध कितने माने गए हैं? 84 सिद्ध माने गए हैं ना संख्या में। ठीक है, इसकी जो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान और सहजयान शाखा थी, है ना, उनके प्रवर्तक थे ये। और एक महत्वपूर्ण बात कि सरहप्पा को सरहपाद, सरोज वज्र, पद्म और पद्म वज्र के नाम से भी जाना जाता है। और सरहप्पा का मूल नाम जो था राहुल भद्र था। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि सिद्धों के प्रथम कवि के तौर पर सरहप्पा हैं और सरहप्पा के अन्य नाम हैं सरहपाद, सरोज वज्र, पद्म और पद्म वज्र, तथा इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ठीक है, और ये 84 सिद्धों में से एक थे, है ना। तो इस तरह से सरहप्पा बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक रहे हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित प्रश्न देखिए कि सहजयान के प्रवर्तक हैं। अभी हमने देखा है ना, बात भी की, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शाखा रही है सहजयान और वज्रयान, इनके प्रवर्तक रहे हैं आपके सरहप्पा, है ना। और दोहा कोश नाम से पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनकी रचनाओं का संपादन किया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? क्या पुरानी हिंदी कहा है, क्या प्राकृताभास अपभ्रंश कहा है, साहित्यिक अपभ्रंश कहा है या फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, तो उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी हिंदी। जी हाँ, अगर हम पुरानी हिंदी की बात करें तो आदिकाल में लगभग इसी का बोलबाला था। अब इसी से एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि अगर बात हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि उन्होंने जो है पुरानी हिंदी को क्या कहा है या अपभ्रंश को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहा है या फिर अपभ्रंश भी ठीक होगा। ठीक है, प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 है हमारे पास, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? अब सभी जानते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल क्या कहलाता है? आदिकाल कहलाता है। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल आदिकाल कहलाता है। तो
हजारी प्रसाद द्विवेदी सही ऑप्शन होगा। इन्होंने ही, ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चतुरसेन शास्त्री ने? नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? पता नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? नहीं। रामकुमार वर्मा? नहीं। सही ऑप्शन आप समझ गए होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने साफ शब्दों में यह कहा था या यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश जो है वही पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश का जो परवर्ती यानी कि बाद का रूप है ना, वही क्या है? पुरानी हिंदी है। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर होगा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि राजा मुंज का नाम आपने सुना होगा, तो राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है राजा मुंज को, और पुरानी हिंदी नाम दिया है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब देखिए प्रश्न से ही प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसी तरह से कोशिश की है। अब देखिए प्रश्न नंबर 61 है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरापाद को? नहीं। स्वयंभू को? नहीं। पुष्पदंत को? नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से अगर हम जानेंगे समझेंगे तो हमारी सारी जो डाउट्स हैं सारे वो क्लियर हो जाएंगे और हमें इजीली याद रह पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारे सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? क्या पुष्पदंत को कहा जाता है? धनपाल को कहा जाता है? क्या शालिभद्र सूरी को कहा जाता है? या फिर स्वयंभू को कहा जाता है? स्वयंभू के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बड़े ही निर्विवादित रूप से कहा जाता है क्योंकि सभी ने जो है इसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना है अपभ्रंश का, स्वयंभू को। इनका जो काल है वो 8वीं शताब्दी माना गया है। और स्वयंभू की जो फेमस रचना है पौमचर्यू, ठीक है, पौमचर्यू जो है स्वयंभू की फेमस रचना है। तो इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अपभ्रंश का प्रथम कवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू, है ना। अभी हमने देखा कि प्रश्न से प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि आए आपको, या फिर यूं पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो दोनों का उत्तर क्या होगा? स्वयंभू। प्रश्न नंबर 64 देखिए, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो पौमचर्यू, बिना किसी डाउट के। ठीक है, पद्म पुराण नहीं है, महापुराण नहीं है, पाहुड़ दोहा नहीं है, बल्कि पौमचर्यू जो है स्वयंभू की कृति है। इस कृति की बात करें तो यह कृति 5 कांडों पे आधारित है। ठीक है, 5 कांड है इसमें और 83 सर्ग हैं इसमें, और इस तरह से यह एक विशाल महाकाव्य है स्वयंभू का। प्रश्न नंबर 65 देखिए, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? प्रश्न ध्यान से समझिए। क्या महापुराण में, परमात्म प्रकाश में, भविष्यत कहा में? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पौमचर्यू। जी हाँ, अभी हमने देखा पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। ठीक है, स्वयंभू की रचना पौमचर्यू में यह साफ शब्दों में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। इससे संबंधित मैं थोड़ी सी आपको 1-2 लाइनों में स्टोरी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम जानते हैं कि 5 कांडों पर आधारित है आपका पौमचर्यू स्वयंभू के द्वारा रचित। कौन कौन से कांड है? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड तथा उत्तरकांड। ठीक है, स्वयंभू ने इस ग्रंथ में नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन दर्शाया है। स्वयंभूकृत पौमचर्यू में इस बात का वर्णन है कि नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस समय कैसा था। ठीक है, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि जब लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है तो क्या होता है?
सीता के एक और तो आगमन पर भव्य वातावरण तैयार किया जाता है वहां पर, ठीक है, उसके स्वागत में। तो वहीं पर दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार दिखाया जाता है कि अग्नि परीक्षा से पहले सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने अस्तित्व की पताका फहराऊंगी, आप यदि समर्थ हो तो मुझे जलाएं। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। ठीक है, तो इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या फिर पाहुड़ दोहा। तो जो लौकिक चरित्र काव्य है वह है आपका भविष्यत कहा। ठीक है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा यह जो है धनपाल की रचना है ना, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। और जो चरित काव्य होता है ना, जैसे यहाँ पे बात हुई है कि लौकिक चरित काव्य के अंतर्गत माना जाता है भविष्यत कहा, तो चरित काव्य क्या होता है? तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा कथानक, किसी भी काव्य का ऐसा कथानक जो या तो काल्पनिक होता है या फिर किसी लोक कथा से लिया होता है, तो उसी को लौकिक चरित काव्य कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 देखिए कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? क्या शालिभद्र सूरी को, पुष्पदंत को, कनकामर को या फिर धनपाल को? तो अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है भाई? किसे माना जाता है? थोड़ा सा याद करो, माइंड पे जोर डालो आप लोग भी। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है आपके पुष्पदंत को। पुष्पदंत राइट आंसर होगा। ठीक है, पुष्पदंत की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं महापुराण, जय कुमार चर्यू तथा जसहर चर्यू, ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और कई बार जो हैं पूछी जा चुकी हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? अभी हमने जिक्र किया महापुराण तो पुष्पदंत की रचना है, ठीक है, जसहर चर्यू भी है ना, और जय कुमार चर्यू भी है। पौम चर्यू पुष्पदंत की रचना नहीं है। तो इस तरह से पौम चर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 देखिए कि कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न भी सॉल्व हुए जा रहे हैं आपके। आप जितनी बार इनको रिपीट करते रहेंगे ना, रिपीट करते रहेंगे, आपके रिकॉल हो जाएगा, माइंड में रिकॉल भी होगा जो पढ़ा होगा, और साथ में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि इस कवि की रचना ये है। ठीक है, तो स्वयंभू कवि की रचना नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो पौम चर्यू तो है ना, स्वयंभू की रचना। रीठेमणि चर्यू भी है, स्वयंभू छंद भी है, लेकिन महापुराण इनकी रचना नहीं है। अभी अभी हमने देखा महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, तो चलिए जी, लास्ट प्रश्न है हमारे सामने कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? क्या सूरदास हैं, क्या तुलसीदास हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, बल्कि अमीर खुसरो ही ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले क्या किया था? काव्य सृजन किया था। अमीर खुसरो सबके फेवरेट भी रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब भी हिंदी साहित्य की बात आती है ना, तो तब क्या होता है, अमीर खुसरो को पढ़े बिना काम तो बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमीर खुसरो की जितनी भी पहेलियां रही हैं, मुकरियां रही हैं, खालकबारी, दो सुखने, गजलें आदि, वो सबकी प्रिय हैं, है ना, सबकी प्रिय हैं। तो इसीलिए अमीर खुसरो को श्रेय जाता है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने का। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। हमने इनको प्रश्नोत्तरी के तौर पर भी देखा, फिर भी आपके समक्ष में इनको रख रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ आए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल से संबोधित किया है आदिकाल को। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल से संबोधित किया है आदिकाल को, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल से संबोधित किया है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
आदिकालीन हिंदी साहित्य को लेकर, जिसका प्रैक्टिस सेट 2 मैंने आपके समक्ष रखा। मिलती हूँ आपसे प्रैक्टिस सेट 3 लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि एक भावी अध्यापक वही हो सकता है जो कुछ ना कुछ बोलने की, कहने की क्षमता रखता है। नमस्कार।